मेरे प्यारे फार्मेसी के साथीदारों, वेलकम टू कलर फार्मा। आज हम देखने वाले हैं कुछ टॉपिक दैट इज कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। उसका दूसरा नाम है कि इनडायरेक्ट एक्टिंग और एंटीकोलिन एस्ट्रेज। हम ये देखें उसके पहले मेरे जो नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके तक मेरा वीडियो जल्द ही जल्द पहुंच पाए। देखते हैं तो क्या है कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर, इनडायरेक्ट एक्टिंग एंड एंटीकोलिन एस्ट्रेज। तो यहाँ पे बेसिकली इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिन एस्ट्रेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है रिवर्सिबल इनहिबिटर और दूसरा होता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। तो हम देखें तो बेसिकली ऐसा कुछ है कि CH3 डबल बॉन्ड O CH2 and this is quaternary ammonium compound, right? Suppose this is cholinesterase enzyme, cholinesterase enzyme. So हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो है वो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। अगर वो कोलिनेस्ट्रेज एस्ट्रेज का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या होगा कि डिक्रीज ACH कॉन्सेंट्रेशन, एंटी एसिटाइल कोलाइन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। हम क्या करने वाले हैं, तो हम कोलिनेस्ट्रेज को इनहिबिट करने वाले हैं। तो हमारी जो ड्रग आएगी दैट इंक्रीज और बाय ब्लॉक कोलिनेस्ट्रेज कोलिन एस्ट्रेज, वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली वो इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, एसिटाइल कोलाइन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे। हमें एसिटाइल कोलाइन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना है, डायरेक्टली नहीं बट वाया इनहिबिशन ऑफ कोलिन एस्ट्रेज, उसको ब्लॉक करके। तो ये जो हमारा कंपाउंड हो गया ना, वो हमारा ड्रग होगा। उसकी केमिस्ट्री कैसी होगी वो हमें देखना है, ठीक है। उसमें दो पार्ट चलते हैं, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। तो चलो देखते हैं पहले रिवर्सिबल क्या हुआ करते हैं। तो ये हमारा एक एसिटाइल कोलाइन का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें हम देखें तो ये जो ब्लैक कलर का दिखाया हुआ है वो हमारा एंजाइम है दैट इज कोलिन एस्टरेज। वो कोलिन एस्टरेज एंजाइम है, वो किससे मेडअप हुआ होगा वो भी आपको पता चल जाएगा कि वो बेसिकली मेडअप हुआ होगा एमिनो एसिड से। अब हमें पता है हमें ये ईस्टर को ब्रेक करना है। ये ईस्टर एक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का डेरिवेटिव है। वो बेसिकली कौन से रिएक्शंस देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो SN2 रिएक्शन में हमें ऐसा कुछ एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो यहाँ से उसको ब्रेक करेगा। तो पानी हम बाहर से रख सकते हैं, पर जब हमारी बॉडी में बात आएगी तो ऐसा हमें कुछ एक एंजाइम ढूंढना पड़ेगा और एक अमीनो एसिड एंजाइम में ढूंढना पड़ेगा कि जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप हो। उसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसी कुछ ड्रग चाहिए, हमें ऐसा कुछ एमिनो एसिड चाहिए जिसमें OH ग्रुप हो, ताकि जैसे बाहर वो इस तरह से हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, देखो इस तरह से हमारे पास ईस्टर होते हैं, तो वो कैसे हाइड्रोलिसिस किया करते हैं। तो देखो ये हमारा OH हो गया, तो ये कहां से ऐसे हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ऐसा पानी तो नहीं होगा एंजाइम में, तो अल्कोहल कंटेनिंग एमिनो एसिड्स लेना होगा। और ये मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह से वो जुड़े हुए हैं। तो ये जो है सेरिन एक अल्कोहल कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है। ऐसा दूसरा अल्कोहल वाला थ्रियोनिन भी हो सकता है। सो सेरिन एंड थ्रियोनिन आर अल्कोहल कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। दूसरे यहाँ पे लोन पेयर होगी तो वो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह से। ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा ड्यू टू पाइलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी ज्यादा होगा, वो बाइंड होंगे। पर इस सब में हम देखें ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली कोई चीज होती है ना, तो ये है, ये हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वो कैसे हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, किस तरह उसको ब्रेक करते हैं। तो हमें अगर उसका हाइड्रोलिसिस ब्रेक करवाना है, हाइड्रोलिसिस करने से उसको रोकना है, तो क्या करना होगा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट वो पार्ट को
हमें किसी के साथ ऐसा जुड़ देना होगा, ब्लॉक कर देना होगा कि जिससे वो एसिटाइल कोलाइन से बाइंड ना हो और हम एसिटाइल कोलाइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा पाए। दूसरी बात, ऐसी हमें ड्रग भेजनी है कि जो ड्रग यहाँ पे आगे उसके साथ जुड़ जाए और उसकी वजह से एसिटाइल कोलाइन का हाइड्रोलिसिस ब्लॉक हो जाए। देखते हैं वो कैसे होता है। ठीक है, चलो तो आगे। अब रिवर्सेबल इनहिबिटर्स ऑफ एसिटाइल कोलाइन दो टाइप्स के होते हैं। केस नंबर 1 वो होते हैं कंपाउंड और एसिटाइल कोलाइन स्ट्रेस। देखो ये कंपाउंड मींस हमारी ड्रग हुई, क्या हुआ, हमारा ड्रग जो हम भेजने वाले हैं, और एसिटाइल कोलाइन स्ट्रेस एंजाइम। तो इसमें तो आपको यही दिखना चाहिए भाई, क्या दिखना चाहिए, CSEROH। ये रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, हाइड्रोलिसिस करने के लिए। हमें हाइड्रोलिसिस क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो टू फॉर्म द असाइलेटेड एंजाइम एंड विच इज मोर स्टेबल देन नॉन असाइलेटेड एंजाइम। देखो यहाँ पे मैं आपको दो चीज बता देता हूँ, एसाइलेटेड एंजाइम एंड ये नॉन एसाइलेटेड एंजाइम। देखो यहाँ पे ये सेरिन लिख दीजिए तो आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा। ओ अभी मैं उसका एसाइलेशन कर देता हूँ। कैसे एसाइलेशन कर देता हूँ, तो उसको मैं CH3CO से जुड़ देता हूँ, ये हो गया एसाइलेशन। और यहाँ पे ये नॉन एसाइलेटेड है, तो ये नॉन एसाइलेटेड कैसा हो जाएगा, ऐसा। आपको आपकी बुक में लिखना हो तो लिख दीजिए, एसिडिक प्रोटॉन इसको बोलते हैं जिस प्रोटॉन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पे आया हुआ होता है। तो ये जो एसिडिक प्रोटॉन होता है ना, वो हाईली रिएक्टिव हुआ करता है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगी क्योंकि उसका एसिडिक प्रोटॉन चला गया। देखते हैं आगे। तो अराइल कार्बामेट, अभी अराइल एसिड्स, कार्बामिक एसिड्स कैसी चीज होती है, उसको कार्बामिक एसिड्स बोलते हैं। नॉर्मली हम CH3 यूज करते थे, पर यहाँ पे हम NH2C+OH ले लेंगे ना, तो चीज ये हो जाएगी, यहाँ पे डबल सिंगल लॉन पेयर। तो ये जो चीज है ना, वो पूरा का पूरा रेजोनेंस आ जाएगा, पूरा का पूरा रेजोनेंस आ जाएगा। उसका मतलब कि जो सेरीन आता था ना, वो सेरीन उसके साथ जुड़ जाएगा। कितना पार्ट जुड़ जाएगा, इतना पार्ट। मैं बताता हूं वो कैसे जुड़ता है। तो CH3COOH की जगह पे ये जुड़ जाएगा। ठीक है, स्टर ऑफ कार्बामिक एसिड एंड फिनॉल। आप देख लीजिए कार्बामिक एसिड कैसा होता है। तो उस मैंने आपको बताया कि NH2C+OH को कार्बामिक एसिड बोलते हैं, और फिनॉल आपको पता ही होगा, उसको फिनॉल बोला करते हैं। तो उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, वो हमारे केस नंबर 1 में आएगी। तो उसमें क्या आते हैं, फाइसोस्टिग्मिन। ये हमारा एक नेचुरल देन कि फाइसोस्टिग्मिन है। बताता हूँ आगे क्या होता है। केस नंबर 2, इसमें कंपाउंड पर एसिटाइल कोलाइन। ये जो चीज है वो कोलिन एस्ट्रेस ब्लॉकिंग से नहीं होती, ये डायरेक्टली इनहिबिट करती है। पर वो इनडायरेक्ट नहीं बोलते, उसको डायरेक्ट इनहिबिटर बोलते हैं। बोथ compete for acetylcholine esterase more affinity toward the compounds, so hence increase acetylcholine concentrations. So aryl alkyl carbamate, ester of carbamic acids and alcohol. तो देखो यहाँ पे ये कौन से टाइप्स के कंपाउंड हो गए, आप देख लीजिए। इसमें जो कंपाउंड हो गए ना, वो NH2 कार्बामिक एसिड तो होगा ही होगा, और दूसरा एक अल्कोहल होगा। फिनॉल की जगह पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल। तो अभी क्या होता है, इसमें कौन से ड्रग आते हैं, कार्बाकोल और मेथानेकोल। आप सोच लीजिए कि ये कंपाउंड और एसिटाइल कोलाइन, ये बोथ कॉम्पीट फॉर एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज एंजाइम। ठीक है, तो अभी ये क्या होगा कि ये एसिटाइल कोलाइन और जो हमने वो ड्रग भेजी है ना, वो ड्रग मींस हमारा ये कंपाउंड, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वो यहाँ से एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज, देखो ये एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज एंजाइम है, तो ये उसके हाइड्रोलिसिस में लगा जाएगा, लगातार इसमें रहेगा। तो होगा क्या, अल्टीमेटली एसिटाइल कोलाइन का हाइड्रोलिसिस कम हो जाएगा, तो यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, विच इज वेरी सिंपल। और यहाँ पे हमें NH2 कार्बामिक एसिड, सॉरी अल्काइल कार्बामेट्स है, तो अल्काइल कार्बामेट्स, और यहाँ पे अराइल कार्बामेट है। अराइल मीन्स की वो फिनॉल जैसा, अल्काइल मीन्स की वो आर जैसा। तो ये चीज हुई, तो उसको बोलते हैं
केस नंबर 2 को बोलते हैं डायरेक्ट एंटीकोलिन एस्ट्रेज, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। ठीक है, बोथ रिवर्सेबल ही है। चलो तो फिर आगे देखते हैं केस नंबर 1 में क्या होता है। देख लीजिए, ये हमारा कुछ करीबन एसिटाइल कोलाइन का स्ट्रक्चर है। ऐसे वो सबके साथ जुड़ जाएगा। आपको कहां पे फोकस्ड होना है, आपको सिर्फ यहां पे ही फोकस होना है। ये होती है रिएक्शन SN2। आप थोड़ा ये SN2 देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, उस होने से बाद यहाँ पे अटैक होने से बजाय यहाँ पे फ्री फॉर्म में हो जाएगा और सब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। हमारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ही है। ठीक है, और आफ्टर लास्ट ये क्या कैसे जुड़ जाएगा देख लीजिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ये असाइलेटेड एंजाइम हो गया। अब शायद आप यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन रखोगे ना, तो ये हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, हमें ऐसा फॉर्म में एंजाइम चाहिए, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में एंजाइम चाहिए। ऐसा तो है ही नहीं, तो फिर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ये हमारा हो गया केस नंबर 1। अब हम आगे देखें तो रीजनरेशन कैसे होता है। देख लीजिए, ये हमारा RNC डबल बॉन्ड O सेरीन, ये एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज एंजाइम है। उसका सेरीन एक एमिनो एसिड्स है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ये हमारा कार्बामेट्स है। ठीक, तो उसमें पानी डालेंगे तो फिर आप देख लीजिए कि ये तो है तो कहाँ, ये है तो एस्टर ही। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर देगा, ये यहाँ पे अटैक करके कर देगा। तो ये ऐसा हो सकता है। और फिर देखो, ये अभी हो गया हमारा जो एंजाइम कुदरत ने हमको जिस फॉर्म में दिया है ना, वही फॉर्म में, और यहाँ से वो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है। तो मैं बताऊं रीजनरेशन क्यों करना होता है। रीजनरेशन ऑफ एक्टिव एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द कार्बामाइलेटेड एंजाइम इज मच स्लोअर देन द असाइलेटेड। देखो यहाँ पे दो चीज बताता है। ये हो गया हमारा कार्बामाइलेटेड एंजाइम, ये हो गया हमारा कार्बामाइलेटेड एंजाइम, और ये हो गया हमारा असाइलेटेड एंजाइम। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये लॉन पेयर यहाँ पे होती है, लॉन पेयर की वजह से यहाँ पे टोटल रेजोनेंस चलता है। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो अटैक करने में दिक्कत होगी। यहाँ पे तो फिक्स ही है कि भाई लॉन पेयर यहाँ ही पे खड़ी है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, सेरीन एंजाइम में से, वो इजीली उसको हाइड्रोलिसिस कर पाएगा। इसीलिए उसके जो एसाइलेटेड एंजाइम है, कार्बामेलेटेड एंजाइम है, वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, देखे तो डिस्पाइट द लॉन्गर टाइम रिक्वायर्ड टू रीजनरेट, देखो जी जो कार्बामेलेटेड एंजाइम है उसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए। ठीक, तो कार्बामेलेटेड एंजाइम द एक्टिव फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज इवेंचुअली इज रीजनरेटेड, धीरे धीरे से वो रीजनरेट होता है। तो एक बात ये हो गई, ये देखो फाइसोस्टिग्मिन है। मैं आपको बता दूं कि देखो ये ईस्टर है। ठीक है, ये आप सोच लीजिए, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है NH2COOH। अभी ये हो गया कार्बामिक एसिड्स। ऐसा बताया था कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना ही चाहिए। ये क्यों जरूरत है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना वो सेरीन के साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोलिसिस कम कर देंगे। तो मैं आपको बताऊं कि ये ऑप्टेन कहाँ से होता है। ये फार्माकोग्नोसी की ड्रग होती है, वो कालाबार बीन से मिलती है। फिर इनहिबिशंस के लिए वो सबस्ट्रेट की तौर पे एक्ट करते हैं। वो हमारे केस नंबर 1 वो कोलिन एस्ट्रेज को कार्बामेलेटेड करने में यूज होते हैं, कार्बामेलेट दी एंजाइम। दूसरी बात बताऊं तो एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स और कार्बामेलेट द स्लो रेट, वो हमने देखा रेजोनेंस की वजह से उसका स्लोली हाइड्रोलिसिस हुआ करते हैं। स्लो हाइड्रोलिसिस हुआ करता है, उसका मतलब ये हुआ कि उसका रीजनरेशन भी धीरे धीरे हुआ करता था। टर्शरी अमाइन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, देखो ये जो अमाइंस है ना वो टर्शरी है, और एसिटाइल कोलाइन और दूसरे जिसमें भी हम देखेंगे ना उसमें क्वाटरनरी अमोनियम होता है। क्या होता है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड के पर प्लस चार्ज हुआ करता है, इसीलिए वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करते। और ये
इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकते हैं, इसीलिए उसका यूज ग्लूकोमा में भी हो सकता है। ओवरडोज ऑफ कंपाउंड सिग्निफिकेंट एंटीकोलिन इफेक्ट लाइक, इससे कोलिनर्जिक इफेक्ट आया करती है। अब हम केमिस्ट्री देखें तो ये फाइसोस्टिग्मिन है। फाइसोस्टिग्मिन में देखो जहां पे भी कुछ ब्रेक करना हो तो मैं आपको बता दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके डेरिवेटिव इजीली ब्रेक हो सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक कहां से होगा भाई, यहां से ही ब्रेक हुआ करता है। तो देखो यहां से उन्होंने ब्रेक करके बताया है, उसको बोलते हैं इसेरोलिन, और ये फिनॉल इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो ये हमारा हो गया रुब्रेसैरिन। ये थोड़ी बहुत बात थी फाइसोस्टिग्मिन के तौर पे। अब ये नेचुरल कंपाउंड था, अब हम देखते हैं सिंथेटिक कंपाउंड। ये हमारा नियोस्टिग्मिन है। देखो यहाँ पे ये सब केस नंबर 1 की ड्रग ही है, इसमें ये तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा ग्रुप तो होना ही चाहिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, ये चीज होगी। ये चीज क्यों होगी, क्योंकि वो एंजाइम में सेरिन के साथ जुड़ने वाली है, और ये हमारा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होगा। ये क्यों चाहिए, क्योंकि देखो जो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है ना, वो तो एसिटाइल कोलाइन को पहचानता है। अभी एसिटाइल कोलाइन को पहचानता है, हम जो ड्रग भेजने वाले हैं वो भी उसको पहचान है। इसलिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी ड्रग है ना उसका स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर टू एसिटाइल कोलाइन करना होगा, तो ही ये पहचान पाएगा, वरना वो नहीं पहचान पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये बेसिक रिक्वायरमेंट दी हुई है। मैं आपको बताता हूँ कि विथ कोलिन एस्ट्रेज 3 हाइड्रोक्सीफिनाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम कंपाउंड, देखो ये भी टूटेगा तो कहां से टूटेगा, इस्टर टूटने के लिए ही बना हुआ है। तो हो गया 3 हाइड्रोक्सी ट्राइमिथाइल अमाइन 1 2 एंड 3। दूसरा मैं बताऊं तो आपको 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल डाइमिथाइल अमाइंस। दूसरा एक यहां से भी ये पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे स्टेबिलिटी कम होगी स्टेबल होने की वजह, और उसकी गुंजाइश में ये एक मिथाइल ग्रुप भी रिमूव कर सकता है। तो और ये ओ ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन इसीलिए होता है, ज्यादातर देखें तो ड्रग नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर ड्रग को पोलर फॉर्म में करने के लिए हम ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशंस करते हैं। वो ग्लूकुरोनाइड्स कंजुगेशंस क्या होता है कि ग्लूकुरोनाइड्स की वजह से ड्रग पोलर होके चलती है। ड्रग पोलर हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा, इजीली वो एक्सक्रिएट हो पाएगी, कहां से, हमारी बॉडी के यूरिन से। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। नियोस्टिग्मिन माइस्थेनिया ग्रेविस और पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल डिस्टलेशन में यूज होता है। ये यहाँ माइस्थेनिया ग्रेविस में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, यूरिनरी रिटेंशंस में भी यूज हुआ करता है, और पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल डिस्टलेशन में, ऑपरेशंस के बाद जो मसल स्ट्रेच हो जाते हैं। वो हमारा केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, वो आप कोलॉजी से देख लीजिए, पर यहाँ पे हम बताए तो केमिस्ट्री। देखो ये स्ट्रक्चर दिखता है ना, वो एसिटाइल कोलाइन की जिस तरह का होता है। फिर आगे चलते हैं तो हमारे पास सेम एज एसिटाइल कोलाइन एंड फाइसोस्टिग्मिन, और ये हमारा ड्यू टू दिस लैक ऑफ सेंट्रल एक्टिविटी, इसकी वजह से उसकी सेंट्रल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता। फिर आगे देखें पायरिडोस्टिग्मिन, तो उसमें चीज चेंज यही है कि इसमें पिरिडिन है, बाकी की सब चीजें सेम है। अब देखें तो क्या है, कंपेयर टू नियोस्टिग्मिन इट इज वाइडली यूज। देखो बेंजीन की जगह हम पिरिडिन ज्यादा यूज करते हैं, ओरली इफेक्टिव होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन होती है, और उसका मेटाबॉलिज्म सेम एज नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन में कैसे हुआ था, यहां से ब्रेक हुआ था और ये यहां से ब्रेक हुआ था, बाकी की स्टोरी उसके जैसी ही सेम है। एक टैक्रीन होता है, उसमें एक्रिडिन जैसी रिंग होती है। एक्रिडिन रिंग कैसी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से इस तरह की रिंग जो होती है ना, उसको एक्रिडिन रिंग बोलते हैं। तो इस तरह का उसका फॉर्मेशन होता है, उसको नॉन क्लासिकल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर बोलते हैं। उसको क्यों नॉन क्लासिकल बोलते हैं, क्योंकि जो क्लासिकल स्ट्रक्चर होते हैं ना, इसमें क्या होना चाहिए भाई, ईस्टर होना चाहिए, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होना चाहिए, और वो कार्बामेट एस्टर होने चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। पर ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, इवन दो इट एक्ट एज अ कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर।
तो भी वो काम करता है, इसलिए उसको हम क्या बोलने वाले हैं, दिस इज नॉन क्लासिकल। 2, 3, 4 हाइड्रोक्सी मेटाबोलाइट होते हैं, शो लेस एक्टिविटी देन कैक्रेन, उसकी एक्टिविटी कम होती है। ये हमारा मेजर मेटाबोलाइट है। देखो यहाँ पे ये OH आ जाएगा, उसको मेजर मेटाबोलाइट बोला करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, आप लिख लीजिए आपकी बुक में कि बॉन्ड फॉर्मेशन ये इंक्रीज करती है स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड ब्रेकिंग वो डिक्रीज करती है स्टेबिलिटी। ठीक है, चलते हैं तो फिर आगे। ये मोस्ट एक्टिव है। इसके बाद इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एसिटिलकोलिन एस्टरेज। तो देखिए इसमें मैकेनिज्म और गोल क्या होता है। कंपाउंड दैट वुड बी ए सबस्ट्रेट फॉर एंटी एसिटिलकोलिन एस्टरेज, वो रिजल्ट इन असाइलेटेड एंजाइम मोर स्टेबल टू हाइड्रोलिसिस देन द कार्बोक्सिलेटेड एस्टर। रिजल्ट इन असाइलेटेड एंजाइम मोर स्टेबल देन द हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलेटेड एस्टर। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फॉस्फेट एस्टर यूज करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो ये कुछ करीबन ऐसा होके आता है। आता है ऐसा, हम यहां से उसको कुछ असाइलेटेड करते हैं, कार्बोक्सिलेट एस्टर बनाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो यहां से जो जुड़ेगा ना, टूटेगा तो गुड लिविंग ग्रुप होगा, तो वो टूटेगा, गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब मैं बता दूं कि फॉस्फोरिक एसिड वो वीक इनऑर्गेनिक एसिड से, कैसा वीक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग बेस इज अ बैड लिविंग ग्रुप। मैं आपको बताता हूं, हिंट भी देता हूं, देख लीजिए आप LBW याद रखिए। LBW क्या है, वीक बेस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। क्या है, वीक बेस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो स्ट्रांग बेस कैसा हो जाएगा भाई, बैड लिविंग ग्रुप। तो बाकी की स्टोरी सेम ही है। फॉस्फेट एस्टर यहाँ पे बनता है, वो मोर स्टेबल होते हैं देन द अमाइड्स। डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड्स और पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फोरिक एसिड्स में 2 फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाते हैं, और फॉस्फोनिक एसिड्स में एक H कम हो सकता है। पर हम देख लीजिए कि हमारा फॉस्फोरिक एसिड ऐसा है, आप फॉस्फोरिक एसिड से ही बात कीजिए। ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया। अब बात ये चलती है कि ये जो फॉस्फोरिक एसिड्स के डेरिवेटिव बनाने हैं, तो उसकी मैकेनिज्म तो सेम ही है जो कार्बामेट्स में की थी। कार्बामेट्स में की थी, मैं इसके केस नंबर 1 में की थी। तो एक्सेप्ट दे फॉर्म द फॉस्फेट एस्टर, यहाँ पे फॉस्फेट एस्टर बनते हैं, वहां पे कार्बामेट के एस्टर बनते थे। ठीक है, तो हम देखें तो इसका जो हाइड्रोलिसिस रेट कम है, ये क्यों है वो मैंने यहां से आपको बताया, उसकी लिविंग ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। सो फॉस्फोराइलेटेड एंड एसिटाइलकोलाइन एस्टर्स कैन अंडरगो एजिंग प्रोसेस, इसकी वो लंबे तक वहां जुड़े रहेगा। मैं आपको बताता हूं, देखो ये हो गया। देखो यहाँ पे इसको मैं फिर से यहाँ ड्रॉ करता हूं, आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। SEH सेरीन ओ, वहां पे हम क्या करते थे, ऐसा कुछ लगाते थे, देख लीजिए। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन ये रहा, कार्बन की जगह पे फॉस्फोरस ले लिया, और ये ऑक्सीजन ये रहा, और ये दो यहाँ पे वो कार्बन से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं ना, इसलिए उसका ये ऑर्गेनिक पार्ट बना दिया फॉस्फोरिक एसिड से। ऑर्गेनिक पार्ट इसलिए बनाया, आप फॉस्फोरिक एसिड के साथ कंपेयर कर दीजिए। देखो फॉस्फोरिक एसिड ऐसा हुआ करता था, OH OH एंड OH, तो ये O यहाँ पे चला गया, ये तो ये रह गए, और ये उसको ऑर्गेनिक बना दिया, उसको भी ऑर्गेनिक बना दिया। ऑर्गेनिक हम इसलिए बनाते हैं कि वो हमारे जहां पे पहुंचाना है ना, वहां पे वो इजीली पहुंच पाए, क्योंकि एंजाइम हमारा बॉडी में होगा, वहां पहुंचने के लिए वो चाहिए। तो ये एजिंग प्रोसेस होता है, वो परमानेंट ब्लॉक हो गया। देखो ये यहां से छुटा हो गया, ये यहां से छुटा हो गया, पर ये यहां से छुटा नहीं होता है, पता चला। तो हम ये बताने वाले हैं कि ये परमानेंट ब्लॉकिंग क्यों हुआ, उसकी केमिस्ट्री लिविंग ग्रुप के करीबन थी, वो मैंने बताई थी। और अभी उसके देखो ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं इकोथायोफैट आयोडाइड, इकोथायोफैट। तो देखो ये जो जितना ये स्ट्रक्चर है ना, वो तो बहुत सिमिलर टू एसिटाइलकोलाइन है, देख लीजिए, इट्स वेरी सिमिलर टू एसिटाइलकोलाइन।
इसमें कुछ ज्यादा चेंज है ही नहीं। और यहाँ पे ये फॉस्फोरस है और यहाँ पे सल्फर डाला हुआ है, वहां पे ऑक्सीजन था। और ये हमारा ऑर्गेनिक बनाना ही है। ऑर्गेनिक क्यों बनाना है वो तो आपको पता चल गया कि वो हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो हमारा हो जाएगा इकोथायोफैट। ये ट्रीटमेंट ग्लूकोमा में यूज हुआ करता है। उसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोमा में एसिटाइलकोलाइन कम हो जाता है, तो हमें बढ़ाना है। सेलेक्टिव ऑफ इकोथायोफैट ऑफ एसिटाइलकोलाइन स्ट्रेस catalytic site was enhanced by quaternary salt. Catalytic site was enhanced by ये देखो यहाँ पे हमें जरूरत इसकी है क्योंकि यही एंजाइम के साथ जुड़ने वाला है सेरीन की। पर उसकी क्या जरूरत, तो फिर इसकी जरूरत ये है कि वो एंजाइम को रिकॉग्नाइज करेगा, ये रिकॉग्नाइज करके यहाँ तक पहुंचाएगा और उसके साथ रिएक्शंस ये एंजाइम के साथ करेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्यों रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि आप देखोगे एसिटाइल कोलाइन में भी उसका स्ट्रक्चर था, इसमें ऐसा कंपाउंड था ही। ठीक है, तो इस तरह चलता है। आइसोफ्लोरेट ग्रुप कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं। देखो ये फॉस्फोरिक एसिड ही है, ये फॉस्फोरिक एसिड ही है। ठीक, यहाँ पे आज फ्लोरीन लगाया हुआ है आइसोफ्लोरेट के लिए पोलैरिटी चेंज। अभी ये जो चीज हुई ना, ये जो ग्रुप आया उसको ऑर्गेनिक में आइसो ग्रुप बुला करते हैं। इसे बोलते हैं आइसो फ्लोरोफैट। फ्लोरो मींस के फ्लोरीन लगा हुआ है, फैट इसीलिए बोलते हैं कि जिस यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम जो होने वाला है वो ही होगा। इसलिए कहाँ पे यूज होता है, ये सभी ड्रग ग्लूकोमा में ही यूज हुआ करती है। तो ये हमारा थोड़ा बहुत अटेम्प्ट था कि आपके तक ये पहुंचा पाए, आपको ये अच्छे लगे। और if you want any more video like that, you can give me a suggestions in comment box so I can make the video. Thank you, thanks a lot हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।